हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो पिंड की टोटल एनर्जी थी उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनली जाकर हम लोगों ने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया। उसके बाद एनर्जी के साथ डिस्प्लेसमेंट का क्या कर्व है, एनर्जी के साथ टाइम का क्या कर्व है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑब्टेन कर चुके थे ऑलरेडी, ऑब्टेन कर चुके, प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या आप कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन एप्लीकेशन में हम बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग से। ठीक है, तो स्प्रिंग आप जानते हो कि किस तरीके का एक लोहे का बना हुआ आप कह सकते हो, या एक प्रकार का डिवाइस है जिसको हम एक्सपेंड करके उसमें जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग कीजिएगा एप्लीकेशंस ऑफ एसएसएम, सरल आवर्ती गति के, सरल आवर्ती गति के उदाहरण कह सकते हैं, या एप्लीकेशंस उदाहरण, एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ एसएसएम, एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम का हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन होगा तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला एप्लीकेशन है, हेडिंग कर लीजिएगा अपनी हेडिंग। तो क्षैतिज द्रव्यमान से क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति, ये हम लोग पहला एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन यानी करती हुई एक स्प्रिंग से अटैच्ड है ना। देखिए किस तरीके से, इंग्लिश में इसको लिख लीजिए। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ठीक है, देखिए ये हमारे पास होगी। तो अब जब स्प्रिंग का हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं और क्षैतिज मोशन ले रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन, जब पिंड नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा हो, स्प्रिंग, इसमें हेडिंग्स थोड़ी बड़ी हैं, स्प्रिंग से बंधा हो। ठीक है, बंधा हो, ये पहली हेडिंग रहेगी, इसको आप हेडिंग कर लीजिएगा कि जब कण नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा, मतलब इस केस में हमारे पास जो स्प्रिंग है वो लाइट वेटेड है, आप कह सकते हो, या तो उसका मास जो है निग्लिजिबल है। ठीक है, देखिए मेन फिगर हम लोग कैसे यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो इधर से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड बेस है, दृढ़ आधार। ठीक है, एक दीवार कंसिडर कर सकते हो आप इस प्रकार से, तो रिजिड बेस, और इससे हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को अटैच करेंगे और उसकी कई सारी कंडीशंस लेने वाले हैं। तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बेस है, दृढ़ आधार। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी पहली कंडीशन लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग इस प्रकार से है जो कि प्रारंभ में साम्यावस्था में है। ठीक है, तो आपको इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, फेजेस जो स्प्रिंग में कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितने भी आप कंडीशंस बनाएंगे इसमें, तो इसमें फेजेस सब। अब मान लेते हैं कि लास्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका अटैच कर दिया गया है,
इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोगों ने अटैच किया हुआ लास्ट में स्प्रिंग के, तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, एम द्रव्यमान का। हम लोग मान लेते हैं मास एम का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने इसे अटैच कर रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आपको। अब इस स्प्रिंग की क्षैतिज गति के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस की कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्मूथली गति करेगा। कैसी गति, क्षैतिज गति। कब, जब स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स से इसको पुश करके छोड़ी जाएगा। तो ये स्प्रिंग की इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, अब इस केस में इस पर कोई भी प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स को अगर एफ डैश से डिनोट करें 0, प्रत्यानयन बल को अगर एफ से डिनोट करें 0, नो फोर्स इज एक्टिंग एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस इनिशियल कंडीशन को, प्रारंभिक स्थिति को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल ए। ये कैपिटल ए कुछ भी मान लीजिए, पहली कंडीशन जो है वो कैपिटल ए है। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इस पिंड पर दाहिनी ओर, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हूं तो ये मेरा दाया और ये मेरा बाया। ठीक है, तो इस स्प्रिंग पर दाहिनी ओर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहे हो तो इसमें टर्न्स तो उतने ही रहेंगे, टर्न्स के बीच में जो गैपिंग है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हेडिंग में पढ़ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं दाहिने डायरेक्शन, दाहिने साइड में। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अब टर्न्स क्या करेंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसकी इनिशियल कंडीशन हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट रखनी है, तो इससे हम लोग होते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको फिगर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होगा, इसको डॉटेड रखिएगा ताकि आपको जो बॉडी की पोजीशन है एग्जैक्टली पता चलती रहे कि बॉडी स्टार्टिंग में कहाँ पर थी और क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, राइट साइड में मूव करा रहे हैं। तो स्प्रिंग के जो टर्न्स है इनमें स्पेसिंग बढ़ेगी, इस टर्न्स अभी भी 9 ही रह जाएंगे लेकिन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टर्न्स इस प्रकार हो गए और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मास एम का ऑब्जेक्ट था। तो इस पर बाह्य बल हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल, एफ डैश इधर की ओर अप्लाई किया था, जबकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल एफ, इसमें किधर लगेगा, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, जस्ट एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिएगा, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर क्यों लगेगा और क्या करेगा, स्प्रिंग की कंडीशन को या पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर करने का प्रयत्न करेगा। तो कुल मिलाकर जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि स्प्रिंग में यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है और एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें तो स्प्रिंग एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ, तो इस कंडीशन को हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेगी, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि जो रिजिड बेस है, इस फ्रिक्शनलेस रिजिड बेस है, इसकी कल्पना किए रहेंगे कि ये तो रहेगा, इसी पर तो मूव करना है। ठीक है, तो अब अगर स्प्रिंग को दाहिनी ओर एक्सपेंड ना करा के, यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स दाहिनी ओर ना लगा के बाईं ओर करें, तो एक स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा एक एंगल को, यानी कि एक जो बेस है उसको फिक्स रखें, उसको हम लोग इधर की ओर कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, तो सी। तो क्या जो टर्न्स है वो पास पास आ जाए, 3 4 5, हालांकि स्प्रिंग की जो साइज है वो छोटी बड़ी, मतलब कि इसकी विड्थ कह सकते हो कि उतनी रहेगी, टर्न्स पास पास आ जाएंगे। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मास m का ऑब्जेक्ट, मास m का ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए। तो अब की बार फिर से x डिस्प्लेस, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट x, तो फिर से स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ही है, लेकिन अब की बार स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर फिगर बनाया, फिगराइज किया, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना नगण्य द्रव्यमान, नगण्य द्रव्यमान, द्रव्यमान की एक स्प्रिंग, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक कह सकते हैं, बल नियतांक, बल नियतांक कितना, स्मॉल k है, किसी दृढ़ आधार से, दृढ़ आधार से बंधी हुई है, बंधी हुई है, हुई है, ठीक है। माना इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड, माना इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है, जुड़ा है, तथा यह स्प्रिंग एक घर्षणहीन क्षैतिज आधार पर क्षैतिज गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पर, स्वतंत्र है, नोट डाउन, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे लिखिए। प्रारंभ में जब स्प्रिंग पर दाहिनी ओर बाह्य बल F लगाया जाता है तो स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल F विपरीत दिशा में बाईं ओर कार्य करता है। इस स्थिति में स्प्रिंग के फेरों में क्या होता है, फैलाव होता है, ठीक है। पुनः जब स्प्रिंग पर बाईं ओर बल लगाया जाता है तो इसके फेरों
फेरों में सिकुड़न उत्पन्न होता है, सिकुड़न उत्पन्न होता है, होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मतलब करना जरूरी है यहाँ पर। अब देखिए, तो यदि स्प्रिंग में बल एफ, ठीक है, यदि स्प्रिंग में उत्पन्न, स्प्रिंग में लगने वाला प्रत्यानयन बल, नयन बल एफ हुआ, ठीक है, जो विस्थापन x हो, स्मॉल x हो, तो ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के और इसके अपोजिट होता है, जहाँ माइनस चिन्ह बताता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतन, ठीक है। तो सिंस F इज इक्वल टू व्हाट, ma बराबर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देयरफॉर जब F की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस के एक्स रखेंगे तो माइनस यानी कि ma जो भी है, तो ma इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम लोग को क्या दिखा, सॉरी यहाँ पे एक जगह पे अल्फा लेते हैं हम लोग, क्योंकि ए हम लोग ऑलरेडी कहीं कंसिडर की होंगी, तो यहाँ पे एक अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। नोट डाउन जल्दी से। तो एसएसएम के किसी भी कंडीशन में, किसी भी एप्लीकेशन में आपके पास सोल एम्बिशन होना चाहिए कि हम इस चीज को प्रूव करें। क्या प्रूव करें, कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ना यहाँ से ना, तो क्या हो जाएगा, अगर हम के अपान एम को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, इफ के अपान एम इज कांस्टेंट, इसको कोई कंडीशन इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इफ के अपान एम इज कांस्टेंट, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स, ठीक है। इट मीन्स कि जो त्वरण है, त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और उसकी दिशा विस्थापन के विपरीत है। तो ये क्या बताएगा, एसएसएम को बताएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख दीजिएगा, चूंकि पिंड के त्वरण की पिंड का त्वरण ना, पिंड का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी दिशा विस्थापन के विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। अतः स्पष्ट है कि
है कि पिंड क्या कर रहा है, सरल आवर्ती गति एसएचएम कर रहा है ना, एसएचएम सरल आवर्ती गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, यही आपको करना है। तो जब प्रूफ हो जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा। तो अतः पिंड का आवर्तकाल, कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास होता कितना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे त्वरण। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ समीकरण 1 से आप विस्थापन बटे त्वरण की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x अपन अल्फा, ठीक, तो फिगर इरेज करते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है आपके पास। अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए ना, तो ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो कैसे करेगा, जब हम स्प्रिंग को एक और फोर्स लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये अप डाउन इस तरीके से ना इधर उधर की ओर सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा ना। तो ये इसकी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की एक तरफ तक ये आएगा फिर उधर जाएगा, तो ये काफ़ी देर तक डिपेंडिंग अपॉन द जो डिस्प्लेसमेंट है आपने कितना किया है, एक्सटर्नल फोर्स आपने कितना लगाया है, तो ये मोशन करने स्टार्ट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समीकरण एक से ना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपान अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, एक्स अपान अल्फा, एक्स से अल्फा डिवाइड हो जाएगी तो एम ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम अपान के। तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक्स अपान अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एम अपान के लिख दीजिएगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड लीजिए। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m अपान k। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है यानी स्प्रिंग में बंधा ऑब्जेक्ट, तो उसका हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लीजिए पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है, स्प्रिंग का है, क्षैतिज स्प्रिंग के 3 उदाहरण अभी कंसीडर करने हैं। तो क्षैतिज स्प्रिंग का दूसरा एप्लीकेशन, दो स्प्रिंगों से बंधे पिंड की गति, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी attached to horizontal spring, क्षैतिज स्प्रिंग कह दीजिए आप, टू horizontal springs, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, दिस रहेगा हमारे पास। तो अब सिंपल सा फिगर बनाएंगे। तो ये आपके पास एक रिजिड बेस, और आपकी बार 2 स्प्रिंग्स हम लोग लिए हैं, तो 2 स्प्रिंग्स कैसे भी हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें फिक्स नहीं करने हैं, और जो कि उसकी डिफरेंट पोजीशन हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं, पहली बार जो देख ली तो उसी बेसिस पर हम लोग तो कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास एक पहली स्प्रिंग इस प्रकार से है, कुछ भी हो सकता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है, और इससे एक दूसरी स्प्रिंग जुड़ी है, और फिर फाइनली इस दूसरे स्प्रिंग से हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट मास m का यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ठीक है, फिर अगली कंडीशन वही कि हम लोग क्या करेंगे, एक रिजिड बेस जो कि फ्रिक्शन लेस बेस रहेगा यहाँ पे रखेंगे, जिसपे ये जो ऑब्जेक्ट है स्मूथली सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम को परफॉर्म कर सके। m मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो अब स्प्रिंग का इस वाले का K1 हम लोग मान लेते हैं बल नियतांक, इसका बल नियतांक K2 है। ध्यान से देखिएगा, जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर बता दें एक्सटर्नल फोर्स इधर क्यों लगाएंगे, F डैश
तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वो इधर की ओर कार्य करेगा F। अब जब हम इसको इधर की ओर दाहिनी ओर डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में दोनों स्प्रिंगों के जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पे जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की स्टेबिलिटी को बताता है। जो स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट या बल नियतांक जितना ज़्यादा होगा वो स्प्रिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग या कह सकते हो रिजिड कंसिडर किया जाता है, फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है, जो भी है जिससे हम स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को बताने जा रहे हैं। तो डिपेंडेंट अपान ना, तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट x1 होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 होगा, तो कुल डिस्प्लेसमेंट जो है इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सबके बराबर होगा। और इन दोनों में ना, चूंकि हम सेम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मानो दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक क्रमशः, देखिएगा अंग्रेजी हिंदी में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्रमशः स्मॉल k1 व स्मॉल k2 है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तथा इनके सिरे पर, अंतिम सिरे पर स्मॉल n द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा हुआ है, द्रव्यमान का पिंड जुड़ा है, ठीक है। माना स्प्रिंग क्षैतिज गति कर रही है, ठीक है। तो चूंकि दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, अतः F1 इज इक्वल टू माइनस K1 x1, F2 इज इक्वल टू माइनस K2 x2 ना, और F1 विल बी इक्वल टू F2, ठीक है। तो यदि स्प्रिंगों में होने वाला विस्थापन क्रमशः x1 व x2 हो, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब हम यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंस x1 इज इक्वल टू व्हाट, f1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से f1 माइनस K1, माइनस यानी माइनस में f1 अपान K1, और x2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस में f2 अपान K2, देयरफॉर, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x1 माइनस में f1 अपान K1 माइनस में f2 अपान K2। नाउ सिंस f1 is equal to f2 is equal to what, f, therefore एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो x is equal to f1 की जगह पे माइनस f अपान K1, f2 की जगह पे माइनस f अपान K2,
तो x इज इक्वल टू, एफ कॉमन ले लीजिए और माइनस एफ जब कॉमन लेंगे तो 1/k1 प्लस 1/k2 ये हो गया आपके पास ना। तो या फिर यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको कितना आ गया माइनस ऑफ एफ, अंदर एलसीएम हो जाएगा, तो k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो k1 इंटू k2, तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिएगा। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू, एफ को रोकेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब सिंस एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू एम अल्फा, और करिए यहाँ पे देयरफॉर एम अल्फा इज इक्वल टू माइनस k1, इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं स्मॉल के कैपिटल के कंसीडर कर लेते हैं, तो ये स्मॉल के कंसीडर कर लेंगे, तो स्मॉल के इंटू एक्स, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू स्मॉल एक्स, तो क्या हो गया इस कांस्टेंट इसे कंसीडर करें, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आपको हर बार प्रूव करना है, और इसी से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अथवा नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रभावी बल नियतांक था, प्रभावी बल नियतांक वो कितना मिला है, तो ये हमें मिला है k इज इक्वल टू, कितना मिला है स्मॉल के की वैल्यू k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, ठीक है, ये आपको प्रभावी बल कितना मिला है ना। तो अब तक हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसके आगे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है एस एस एम कर रहा है, जब एस कर रहा है तो टाइम पीरियड ना t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, चलिए k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, स्मॉल k की वैल्यू k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, नोट डाउन। तो क्षैतिज स्प्रिंग जो है उसकी हम लोग क्या करते हैं कि तीसरी कंडीशन को पढ़ा जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा है और क्षैतिज गति कर रहा है, तो उस केस में तीसरी कंडीशन ना, तो दो क्षैतिज स्प्रिंगों के बीच बंधे पिंड की गति, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स, तो फिगर हमारा कैसे बनेगा, तो अब की बार हम लोग रिजिड बेस जो है हमें दोनों साइड में कंसीडर करना पड़ेगा, तो एक साइड में यहाँ पर रिजिड बेस हो गया, इससे पहले स्प्रिंग ना यहाँ पे अटैच कर लेते हैं हम लोग, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k1 कंसीडर कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा m द्रव्यमान का, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्प्रिंग, फिर आप सीधे बनाइएगा, दूसरी स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, और फिर यहाँ पर रिजिड बेस, बोथ साइड से अब की बार हम रिजिड बेस अप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब कि
जो स्प्रिंग है एक तरीके से आप कह सकते हैं कन्फाइंड है ना, आपकी बात दो बाउंड्री वाल्स की विदिन, और इसके आगे वो मोशन नहीं कर सकती। ये आपका हॉरिजॉन्टल बेस हो जाएगा, और इस पर जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन करना चाहिए। आप जरूरी बनाओ चाहे ना बनाओ, फ्रिक्शन लेग हॉरिजॉन्टल बेस तो कंसिडर तो करना पड़ेगा। इस प्रकार से, ठीक। चलिए, तो इसमें यहाँ पर इसको बल नियतांक जो है K1 और K2 दोनों स्प्रिंगों के मान लेते हैं, क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम नहीं हो सकती। अगर सेम होगी तो उस केस में बल नियतांक हम लोग बराबर कंसिडर कर लेंगे, K1 K2 नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब हम स्प्रिंग को देखिएगा इधर की ओर इस वाली बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो जो पहली स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नाम दे दीजिए ये 1 2, तो जो पहली स्प्रिंग 1 है उसमें तो एक्सपेंशन होगा, फैल जाएगी, लेकिन दूसरी में क्या, दूसरे में तो कंप्रेशन होगा। या इसके अपोजिट अगर हम इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो पहले में कंप्रेशन होगा तो दूसरे में एक्सपेंशन होगा। मतलब अब की बार जो भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, तो जितना इसमें एक्सपेंशन होगा पहले वाले में, जितना फैलाव होगा दूसरे वाले स्प्रिंग में उतना ही सिकुड़न होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होगा। एक अगर कंप्रेस करेगी तो दूसरी एक्सपेंड होगी, पहले अगर एक्सपेंड होगी तो दूसरी कंप्रेस करेगी, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पे इक्वल सम उसका हम लोग लेंगे, माना K1 व K2 बल नियतांकों की दो स्प्रिंग है तथा इनके बीच स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है या जुड़ा है, ठीक है। जब पहली स्प्रिंग, ठीक है, को फैलाया जाता है तो दूसरी स्प्रिंग में उतना ही क्या होता है, सिकुड़न उत्पन्न होता है, सिकुड़न उत्पन्न होता है, ठीक है, होता है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x1 इज इक्वल टू व्हाट, x2। दोनों स्प्रिंगों में इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो सेम होगा, ठीक है। और अगर यदि दोनों स्प्रिंगों में उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 व F2 हो, तो F इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2। नाउ F1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस K1 x, F2 माइनस K2 इंटू x, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, तो माइनस x को कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस K2। तो यहाँ पे K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का प्रभावी बल नियतांक ना। तो इफ नहीं नाउ सिंस F इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू अल्फा एंड स्मॉल k इज इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस K2, देयरफॉर F की जगह पुट कीजिए तो m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस x इंटू k, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से हमारे पास आ जाएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके आगे m अल्फा इज इक्वल टू माइनस x इंटू, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस स्मॉल k अपॉन m इंटू x।
हो गया। फिर से तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ना, इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, हर बार आपको ये लिखना है। अतः स्पष्ट है कि पिंड सरल आवर्ती गति SHN कर रहा है। ठीक है, अब कर रहा है तो टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन p, वैल्यू पुट कर लिखिए T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नोट डाउन। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन। तो दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास है स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की ऊर्ध्वाधर गति ना। तो स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी सस्पेंडेड टू a spring, सस्पेंडेड टू वर्टिकल स्प्रिंग। ये मोशन ऑफ बॉडी ना, सस्पेंडेड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग, मोशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग। चलिए, तो ये कंडीशन हम लोग कर लेते हैं, कंसिडर किए हमारे पास एक रिजिड बेस है, और रिजिड बेस को आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। पहली कंडीशन वो ए पर ले रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक वर्टिकल स्प्रिंग है इस प्रकार की, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए हैं, इस स्प्रिंग से कोई मास अटैच नहीं कर रखे हैं। ठीक है, इसका परिणाम कितना है कि इसकी इनिशियल लंबाई जो है हम लोग कैपिटल L कंसिडर करते हैं। कैपिटल, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पूरे। ठीक है, दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, m मास का एक बॉडी जो है इस पर अटैच कर देते हैं। देखिएगा अच्छे से, तो केस नंबर सेकंड है। ठीक, तो केस नंबर 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा इसमें इलॉन्गेशन होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम होंगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा सा इलॉन्गेशन को दिखाना था, वो भी है थोड़ा सा इलॉन्गेशन 3 3 6 ना। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि थोड़ा सा जो इलॉन्गेशन हुआ है बॉडी अटैच करने के बाद वो केवल L हुआ है, स्मॉल L। तो ये इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, तो स्मॉल L इलॉन्गेशन हुआ है जब ऑब्जेक्ट मास m द्रव्यमान का यहाँ पे स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। ठीक है, अब अगर इस स्थिति में, ठीक है ध्यान से समझिएगा ना, या फिगर को बनाते जाए, मॉडिफाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तो क्लियर कंसिडर कर लीजिए, मानो स्मॉल के बल नियतांक वाली एक स्प्रिंग किसी मजबूत आधार ना, आधार ए से क्या कर रही है, ऊर्ध्वाधर लटक रही है, ऊर्ध्वाधर लटक रही है। ठीक है, माना स्प्रिंग की
की लंबाई कितना है, स्मॉल एल, कैपिटल एल है। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। जब स्प्रिंग में स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड जोड़ देते हैं तो स्मॉल द्रव्यमान का एक पिंड जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितना, स्मॉल एल हो जाती है। इस स्थिति में जब उसमें हम लोगों ने क्या किया, मास m अटैच कर दिया, में स्प्रिंग पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ना, एल लंबाई बढ़ गई इसकी तो प्रत्यानयन बल निश्चित रूप से कार्य करेगा जो एल लंबाई को रिस्ट्रेक्ट करेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एल, लंबाई के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और यूनिट एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एल। बट ना, जो सोचने वाली चीज है कि केवल इसमें प्रत्यानयन बल तो नहीं कार्य कर रहा है, प्रत्यानयन बल अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा ना, केवल इसमें प्रत्यानयन बल तो नहीं कार्य कर रहा है, इसमें तो जो एम के कारण जो भार होगा एम जी भी तो कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो क्या करेगा, परंतु पिंड का भार एम जी भी स्प्रिंग पर नीचे की ओर कार्य करेगा कि वो कार्य करेगा। ठीक है, अतः स्प्रिंग पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, तो कुल बल एफ डैश, तो एफ डैश इक्वल टू व्हाट, तो पहले तो एक माइनस के तो माइनस के एल और दूसरा एम जी, माइनस के एल प्लस एम जी, तो टोटल फोर्स इतना लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है अभी तक कितना कार्य कर रहा है, माइनस के एल प्लस एम जी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अभी तक जो स्प्रिंग है उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्ती गति स्टार्ट नहीं किया है, मीन्स अभी भी स्प्रिंग रेस्ट में है, साम्यावस्था में है ना? तो चूंकि स्प्रिंग अभी भी साम्यावस्था में है, ठीक है ना? तो चूंकि साम्यावस्था में किसी भी पिंड पर टोटल बल जो होता है ना, कुल बल कितना होता है, शून्य होता है ना, तो माइनस के एल प्लस एम जी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, शून्य का लिख दीजिए, शून्य होता है, प्रभावी बल जो मिलेगा शून्य हो जाएगा। तो के एल इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। तो इसे आप कोई क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करके छोड़ दीजिए, हमें आपको इसकी जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे फिगर में जो ऑब्जेक्ट है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा भी अगर बल लगाकर ना छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत ही क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा ना। मान लेते हैं
कि अब की बार 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर एक और फोर्स F लगाया जाता है और उस फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट y हो जाता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इलॉन्गेशन बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। एंगुलर मान का ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा रहेगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि इसलिए ऑब्जेक्ट का मास पर से लिखा जा रहा है, फिगर चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, एकदम से हम एग्जैक्ट एक्यूरेट थोड़ी बना देंगे। देखिएगा, तो एल, तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एल था और उसके बाद यहाँ के आगे का डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यहाँ तक एल है, तो एल और इसके आगे ये एल है स्मॉल, और इसके आगे आपका y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना है इनिशियल कंडीशन से अगर हम बात करें तो l प्लस वाई। ठीक, तो यदि स्प्रिंग में स्प्रिंग को नीचे की ओर एक बल F ना डबल डैश लगाकर नीचे की ओर y दूर विस्थापन तक विस्थापित कर दे तो स्प्रिंग सरल आवर्ती गति यानी SHM करने लगती है। अब जब ये दूसरी कार्ड F डैश कार्ड जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो भी प्रत्यानयन बल F डैश के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी F पर एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर करें तो जिसके कारण प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में F डबल डैश जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट L प्लस वाई ना, यानी कि माइनस L सॉरी ना इज इक्वल टू माइनस ऑफ L प्लस वाई, कुल विस्थापन L प्लस वाई। तो F डबल डैश इज इक्वल टू माइनस K इंटू L प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F डबल डैश इज इक्वल टू माइनस में के एल माइनस में के इंटू वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इधर इरेज करते हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में पिंड पर कार्य करने वाला प्रभावी बल कितना हो जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू व्हाट, तो इतना तो आपके पास ऑलरेडी है, इसको ट्रिपल डैश ले लीजिए। ट्रिपल डैश की बात करेंगे तो F डैश डबल डैश प्लस mg, ऑब्जेक्ट का जो भार है वो भी तो कार्य करेगा, तो F डबल डैश की वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस के एल माइनस के वाई और प्लस एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लीजिए, तो F ट्रिपल डैश इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इरेज जल्दी कीजिए आप लोग। ये हो गया। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, बट फ्रॉम इक्वेशन वन से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास के एल की वैल्यू है वो एम जी के बराबर है, यानी के एल इज इक्वल टू व्हाट एम जी, पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 कर दीजिए,
एफ ट्रिपल डैश टोटल जो प्रोबेबल है इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस के इंटू वाई प्लस एम जी। तो माइनस एम जी प्लस एम जी कैंसिल आउट, एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। नाउ सिंस एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू व्हाट, बराबर एम अल्फा, तो एम इंटू अल्फा, देयरफॉर m into alpha is equal to minus of k into y, then alpha is equal to minus of k upon m into y। ठीक है, तो हो गया। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, हेंस प्रूव्ड कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन करता है। बताओ इसका कैसे अतः स्पष्ट है कि पिंड सरल आवर्ती गति कर रहा है। अगर कर रहा है तो तब हम क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण, ये हो गया, नोट कर लीजिए। तो वाई का मतलब ले लो, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, जो पहले फॉर्मूला लिया था उसी तरीके से लिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या था, परम्यूटेशन अगर हम बात करें, बट के इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट, एम सी। यहाँ से स्मॉल के की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, एम जी अपॉन एल। पुटिंग इन इक्वेशन, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम पूरे का डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट कीजिए, एम जी अपॉन एल, एम से एम कैंसिल हो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल स्प्रिंग का हम लोग दूसरा केस लेते हैं। तो यहाँ पर दो स्प्रिंगों से लटके पिंड की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी एज टू वर्टिकल स्प्रिंग्स, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी attached to two vertical springs, vertical springs। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारे पास हो गया रिजिड बेस, दृढ़ आधार, दो स्प्रिंग्स हैं हमारे पास अलग अलग, और ये बॉडी अटैच कर दिया हमने एम मास का।
अब अगर इस स्प्रिंग का जो बल नियतांक है K1 इसे K2 कंसिडर किया जाए, तो अब इसमें जो भी फोर्स नीचे की ओर एक्सटर्नल फोर्स से लगाया जाएगा, प्रत्येक एंगल स्प्रिंग ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो जितना भी इसमें इलॉन्गेशन हम लोग करेंगे तो दोनों स्प्रिंग में सेम होगा, भले ही उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं, एक मोटी स्प्रिंग है, पतली स्प्रिंग, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। जब आप बल लगाओगे तो बल हो सकता है कि मोटी स्प्रिंग में अप्लाई हो, सॉरी, कि मोटी स्प्रिंग में जितना ज़्यादा आप एक्सपेंशन कर लोगे उतना ही पतली स्प्रिंग में। ऐसा थोड़ी है कि जब आप बल लगाओगे पतली स्प्रिंग ज़्यादा खिंच जाएगी, मोटी स्प्रिंग कम, नहीं, दोनों समान विस्थापन दिखाएंगे। ठीक है, तो माना K1 व K2 बल नियतांकों वाली, स्प्रिंग नियतांकों वाली, ठीक है, दो स्प्रिंगों से स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड होता है। ठीक है, माना m द्रव्यमान के पिंड पर तल F लगाने से दोनों स्प्रिंगों में समान विस्थापन y होता है। ठीक है, अतः जो कुल फोर्स हो जाएगा, टोटल बल हो जाएगा, तो F जो होगा कितना बराबर हो जाएगा, तो F1 प्लस F2, दोनों प्रत्यावर्ती बल अलग अलग होगा, इसमें कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए टोटल फोर्स होगा वो F1 F2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू F1 माइनस K1 इंटू वाई, F2 माइनस K2 इंटू वाई। तो इस प्रकार से therefore F इज इक्वल टू, आप क्या y को कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई को, तो K1 प्लस K2। ठीक है, नाउ सिंस F इज इक्वल टू व्हाट, m अल्फा, therefore m अल्फा इज इक्वल टू माइनस y इंटू K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 क्या है, स्प्रिंग का प्रभावी बल वितरण दोनों स्प्रिंगों का, तो लिख लीजिए। तो सिंस K इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल K1 प्लस स्मॉल K2, क्या है ये, दोनों स्प्रिंगों का प्रभावी बल नियतांक, अतः therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, m अल्फा इज इक्वल टू माइनस K इंटू वाई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस K अपॉन m इंटू वाई। ठीक है, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ये कंडीशन आ गई, हेंस प्रूव दैट द मोशन इज एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू और का 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, और k जो है
के की वैल्यू पुट कीजिए, प्रभावी बल नियतांक 2 पाई अंडर ऑफ एम अपान K1 प्लस K2। तो ये स्प्रिंग की लास्ट केस है, या ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग की भी लास्ट केस है। तो तीसरी, तो दो स्प्रिंगों के बीच बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी अटैच बिटवीन टू स्प्रिंग्स। इसे कैसे करते हैं? तो ये आपके पास एक रिजिड बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्प्रिंग हम लोग ले लेंगे, अलग अलग फोर्स कांस्टेंट, और इसमें बॉडी अटैच कर दे रहे हैं एंड मास। उसके बाद यहाँ फिर से एक रिजिड बेस। तो आपकी बार हम स्प्रिंग को दो रिजिड बेस में फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका बल नियतांक K1, इसका बल नियतांक K2 है। तो जब इस स्प्रिंग पर नीचे की ओर फोर्स लगाकर क्या करेंगे हम लोग, नीचे की ओर लगाएंगे फोर्स, तो पहली वाली जो स्प्रिंग है वो तो एक्सपैंड करेगी, जबकि दूसरी वाली स्प्रिंग क्या करेगी, कंप्रेस होगी। तो जितना पहली वाली स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा उतना ही दूसरी वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन में फिर से सेम होने वाला है, ठीक है। लिख दीजिए, माना दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक जिनके बल नियतांक क्रमशः स्मॉल K1 व K2 है के बीच स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड जोड़ा है, ठीक है। मानो स्प्रिंग के दोनों स्प्रिंगों के दोनों सिरे दृढ़ आधार से बंधे हैं, ठीक है। तो तो सिंस y1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 जब विस्थापन जो होगा सेम होगा, एक को संपीड़ित करेंगे तो दूसरा कंप्रेशन होगा, दूसरे में अगर कंप्रेशन होगा तो तीसरे में जो भी है, ठीक है। तो टोटल फोर्स ना, तो F सिंस देयरफॉर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार की केस मिल रही है कि दो स्प्रिंग इस प्रकार से अटैच्ड हैं कि एक में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो दूसरे में कंप्रेशन हो रहा है, और वो सेम जितना आप इसको एक्सपेंड करोगे उतना ही इसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यावर्तन बल होगा दोनों स्प्रिंगों के कार्य करने वाला प्रत्यावर्तन बल इक्वल होगा, यानी कि इनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। तो F इज इक्वल टू F1, तो F1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस K1 इंटू वाई, F2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस K2 इंटू वाई होता है हमारे पास, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, तो इसको इरेज करते हैं, क्या जाएगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ से y का मान हो जाएगा माइनस वाई, तो K1 प्लस K2 ना। अब नाउ सिंस F इज इक्वल टू m इंटू अल्फा, देयरफॉर m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस y इंटू K1 प्लस K2,
जहाँ K1 K2 क्या है, स्प्रिंगों का प्रभावी बल नियतांक है। जहाँ स्मॉल k इज इक्वल टू K1 प्लस K2 स्प्रिंगों का प्रभावी बल नियतांक, बल नियतांक। तो therefore अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे के रखेंगे तो माइनस के अपान एम इंटू वाई। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, के अपान एम कांस्टेंट रखेंगे, कोई प्रोपोर्शनल। हेंस अतः पिंड सरल आवर्ती गति कर रहा है। ठीक, तो जब सरल आवर्ती गति करेगा तो पिंड का आवर्तकाल तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे त्वरण, और विस्थापन बटे त्वरण तो टी इज इक्वल टू 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण की वैल्यू यहाँ से वाई अपान अल्फा की वैल्यू के अपान एम अंडर रूट में एम अपान के, और के की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंस के इज इक्वल टू K1 प्लस K2 तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम अपान K1 प्लस K2, सेम एज प्रीवियस कंडीशन। नोट कर लीजिए।